तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मेरा लैपटॉप जो है वो ख़राब हो गया है, तो मैं फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जो आप लोगों से 2025-29, ठीक है, जो 2025-29 का जो सेशन वाले हैं उनका एग्ज़ाम हो गया है पहले। तो मैं बोला था कि जो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर जिसका एग्ज़ाम हो गया 2025-29 वाला, 2025 में उन लोगों का हो गया था सेमेस्टर 1 का, उन लोगों का मैं क्वेश्चन पेपर करवाऊँगा, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे का कमेंट आ रहा था कि इसका करवा दीजिए, क्वेश्चन पे आंसर करवा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो समय दिया है 3 घंटा, ये गलत है। यहाँ पर 3 घंटा नहीं रहेगा, और क्वेश्चन जो 100 दिया है वो भी नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। आप लोगों का एग्जाम कितना होगा, 50 मार्क्स का होगा, और समय आप लोगों को दिया रहेगा 1.5 घंटा, ठीक है। 1.5 घंटा समय आप लोगों को दिया रहेगा और 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो आप लोग यहाँ मत सोचेगा कि आप लोगों का 3 घंटा का होगा, ठीक है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो OMR शीट में होगा, ठीक है। OMR शीट में होगा और 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन देखता है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत उपमहाद्वीप का प्राचीन संस्कृति नाम क्या है। तो मैंने बताया था आप लोगों के भारत के जो प्राचीन नाम है, यहाँ पर क्वेश्चन घुमा दिया है, ठीक है। देख लीजिए क्या कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीन संस्कृत नाम क्या। संस्कृत नाम यहाँ पर पूछ रहा है, तो जम्बूद्वीप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जम्बूद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गुरुकुल में गुरुकुल में यहाँ पर देख लीजिए क्या कर रहा है कि गुरुकुल में पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली का प्राथमिक फोकस क्या था। तो गुरु के साथ कहकर, गुरु के साथ रहकर समावेश शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है। गुरु के साथ रहकर यहाँ पर समावेश शिक्षा प्राप्त करना था। आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि देख लीजिए, हिंदुस्तान हिंदुस्तान नाम ऐतिहासिक रूप से किस लोगों के समूह द्वारा लोकप्रिय हुआ। तो जो हिंदुस्तान नाम था वो फारसियों और तुर्कों द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, फारसियों और तुर्कों द्वारा हिंदुस्तान नाम यहाँ पर प्रसिद्ध हुआ ऐतिहासिक रूप से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि देख लीजिए कि किस ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतीयों का एक वर्ग तैयार करना था जो शासकों और जनता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सके। तो मैकाले का जो मिनट था, ठीक है, जो 1835 में, ठीक है, उसका उद्देश्य था कि क्या करना था कि जो भारतीयों का एक वर्ग तैयार करना था, ठीक है। शासकों का अलग और जनता का अलग, यहाँ पर एक वर्ग तैयार करना था। ये ब्रिटिश नीति आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि देख लीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य स्कूल पाठ्यक्रम संरचना को किस प्रणाली में बदलना है। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है कि 5+3+3+4, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस प्रवासी समूह ने उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और बौद्ध धर्म तथा गंधार कला के प्रसार में योगदान दिया। तो जो कुषाण थे, वो कुषाण के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, आप लोग बताइएगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन करवा दिया है पार्ट 1, इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर दिया हूँ, और यह जो वीडियो है पार्ट 4 है, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा अभी, और इसके बाद मैं पार्ट 5 अपलोड करूँगा आप लोगों के एग्जाम से पहले, ठीक है। तो ये पाँचों पार्ट आप लोग देख जाइएगा। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों के एग्जाम काफ़ी अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो मैं जितना कह रहा हूँ उतना बस आप लोग कर लीजिएगा। इतना कर लेते हैं आप लोग तो आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, कुषाण, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुषाण हो जाएगा, कि जो बौद्ध धर्म तथा गंधार कला के जो योगदान कौन दिया था, कुषाण था। और कुषाण के एक प्रसिद्ध शासक था, मैं करवा दिया हूँ, उसका आप लोग का आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह कौन सी प्रमुख भौगोलिक विशेषता है जिसने ऐतिहासिक रूप से भारत की जलवायु और कृषि को आकार दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन है, यहाँ पर हिमालय जो पर्वत है वो भारत के जो नॉर्थ साइड में है, ठीक है। जो भारत का ऐसा ऐसा एरिया यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बना देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है, ये वाला एरिया, यहाँ पर ये मेरा भारत का मैप कैसा बन गया आप लोग, ये वाला जो एरिया है वो हिमालय पर्वत है, वो भारत के नॉर्थ साइड में है, ठीक है। चलिए, और यह भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जाने वाले जो है जलवायु को रोकता है और उधर से आने वाली ठंडी हवा को भी रोकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर 8, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो जो आकाश का जो नीला दिखाई देता है, कभी आप लोग देखे होंगे आकाश में, तो वहाँ पर नीला नीला दिखाई देता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है कि वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों द्वारा सूर्य किरणों का परिकिरणन, जो सूर्य के किरण है वो परिकिरणन करता है वायुमंडल में जो धूल कण होता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुपोष
पोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो जो कुपोषण होता है, तो कुपोषण में सबसे अधिक यहाँ पर कमी होता है प्रोटीन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटीन का कमी हो जाता है कुपोषण से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया था? तो मोबाइल फ़ोन यानी कि फ़ोन पे जो गूगल पे है, जो ऑनलाइन पेमेंट का यहाँ पर सुविधा है, तो भारत में सबसे पहले जो बैंक था आईसीआई। ठीक है, आईसीआईसीआई जो बैंक था, आईसीआईसीआई, ये जो बैंक था, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर डिजिटल जो पेमेंट था उसका शुभारंभ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक इराटोस्थनीज। ठीक है, इराटोस्थनीज को कहा जाता है भूगोल का जनक, और इन्होंने भूगोल शब्द, ठीक है, भूगोल के लिए जो जियोग्राफी का शब्द था, जियोग्राफी का शब्द, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, जियोग्राफी का, ठीक है, यह शब्द जो था वो इन्होंने दिया था। कौन दिया था? इराटोस्थनीज ने ही दिया था, और इसे जनक भी कहते हैं भूगोल का। ठीक है, चलिए यहाँ पर वही क्वेश्चन है, देख लीजिए कहाँ गया, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए कि भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द किसने दिया था? तो इरेटोस्थनीज ने दिया था। ठीक है, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इरेटोस्थनीज। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 13 नंबर कि मानव भूगोल का जनक निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जो जनक है वो किसको कहते हैं? कार्ल रिटर। ठीक है, जो कार्ल रिटर है, कार्ल रिटर को मानव जो भूगोल है, मानव भूगोल, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भूगोल पूछा था, यहाँ पर पूछ रहा है कि मानव भूगोल का जनक कौन है? तो कार्ल रिटर को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? तो सौरमंडल में 8 ग्रह है टोटल। ठीक है, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है? जो कोपरनिकस था, कोपरनिकस ने सबसे पहले सौरमंडल के बारे में जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत, पर क्वेश्चन देख लीजिए कि बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? तो जो बिग बैंग सिद्धांत है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का यहाँ पर वर्णन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसके कारण पृथ्वी की मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? तो सूर्य के कारण पृथ्वी में जितना भी मौसम होता है, मौसम का परिवर्तन होता है, कभी बरसात, कभी यहाँ पर गर्मी, कभी पर यहाँ पर ठंडा आ जाता है। किसके कारण? सूर्य के कारण। ठीक है, जब सूर्य दूर चला जाता है पृथ्वी से तो यहाँ पर ठंडे आ जाता है, और पृथ्वी जब नज़दीक आ जाता है, मान यहाँ पर पृथ्वी, यहाँ पर सूर्य है, यदि ये वाला यहाँ नज़दीक आ जाएगा तो यहाँ पर गर्मी बढ़ जाता है, गर्मी हो जाता है, और यही जो सूर्य है वो पृथ्वी से दूर चला जाए तो यहाँ पर ठंडी का मौसम आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डब्ल्यू का निवास विदित क्या है? यानी कि डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? तो सबको पता है क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है डब्ल्यू का फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूर्य के सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो जो सूर्य का सबसे दूर पर ग्रह स्थित है वो नेपच्यून ग्रह है। ठीक है, नेपच्यून जो ग्रह है वो सूर्य के से सबसे दूरी पर है। सूर्य से सबसे दूरी पर कौन है? नेपच्यून ग्रह है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? ठीक है, जो फर्स्ट यहाँ पर 5 ईयर्स प्लान बनाया गया था उसका क्या था महत्वपूर्ण योजना? तो यहाँ पर भारी उद्योगों द्वारा औद्योगिकरण, यानी कि यहाँ पर उद्योग का विकास करना था, इसका उद्देश्य लक्ष्य रखा गया था। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो जो 1951 से 19, ठीक है, 1956 तक चला था, उसमें क्या उद्देश्य रखा गया था? तो यहाँ पर भारी उद्योग द्वारा उद्योगों का यहाँ पर विकास करना था। ठीक है, लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुरक्षा किस योजना के द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो जो ग्रामीण रोजगार है मनरेगा द्वारा। ठीक है, मनरेगा द्वारा यहाँ पर किया जाता है। और एक क्वेश्चन मेरे तरफ से रख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन कह सकता है कि मनरेगा का नया रूप कौन सा है, यानी नया नाम कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल में ही चेंज हुआ है मनरेगा का नाम, तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, मनरेगा का क्या नाम है, या मैं आप लोगों का होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये HW दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि मनरेगा का जो नाम नया है वो क्या चीज़ है, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय विकास का प्रमुख संकेतक कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास का जो संकेतक है कौन है? सामाजिक न्याय और मानव विकास। सामाजिक न्याय और मानव विकास जो है वो राष्ट्रीय विकास का प्रमुख यहाँ पर संकेतक यानी कि क्या है? इंडिकेटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 23 नंबर कि
प्राचीन कृषि विकास में कौन सी नदी घाटी सबसे महत्वपूर्ण थी? तो जो प्राचीन कृषि था उस समय कौन सा नदी वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडस वैली। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो नदी था, सिंधु घाटी नदी, इंडस वैली, वो प्रमुख यहाँ पर, ठीक है, प्राचीन कृषि में प्रमुख भूमिका निभा रही थी। क्यों निभा रही थी? क्योंकि जो प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा खेती किया जा रहा था उस समय, तो उस समय जो सिंचाई के लिए सिंधु की नदी जो था, सिंधु नदी, उसका पानी का उपयोग करते थे सिंचाई करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय उद्योग की वृद्धि को सीमित करता था? ठीक है, तो जो चार्टर एक्ट आया था 1833 में, उसका उद्देश्य क्या था कि जो भारतीय उद्योग है उसको क्या करना, भारतीय उद्योग को यहाँ पर कम करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड आधिकारिक रूप से एक अलग राज्य कब बना, यानी कि झारखंड का फॉर्मेशन कब हुआ? तो सबको पता है 2000 ईस्वी में हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक अलग राज्य बना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सबको पता है बाबूलाल मरांडी थे। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना था? तो झारखंड था वो भारत का 28 नंबर राज्य बना था। ठीक है, 28वां राज्य बना था झारखंड। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पहले किस आंदोलन ने अलग जनजातीय राज्य की मांग की थी? यानी कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, जो छोटा नागपुर उन्नति समाज आंदोलन था, उन्होंने पहले ही झारखंड का मांग किया था। लेकिन उस समय क्या किया गया था कि जो झारखंड के जो नेता थे उन लोगों का बात यहाँ पर दबा दिया गया। वहाँ पर बोला गया कि झारखंड वारखंड कोई अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, इन लोग झारखंड का जो भारत है, भारत का आज़ाद होने से पहले ही अलग राज्य का मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन लोगों का बात, यहाँ जो महात्मा गांधी थे उन लोगों ने बात दबा दिया। बोल रहे थे कि यहाँ पर भारत है, भारत किसी अलग अलग टुकड़े में नहीं बटेगा बल्कि पूरा एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्रता से पहले यानी कि आज़ादी से पहले कौन सा जो आंदोलन था वो अलग झारखंड राज्य का मांग कर रहा था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज आंदोलन। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस जननायक की जयंती झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाई जाती है? यानी कि जब हम लोग 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं तो कौन से जननायक जो हैं, कौन से महान जो व्यक्ति हैं उसके जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं स्थापना दिवस? तो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म पर हम लोग मनाते हैं झारखंड का स्थापना दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो था वो 2001 में यहाँ पर पारित किया गया था, झारखंड पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो झारखंड के जो दामोदर घाटी वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है उसको खनिज भंडार कहा जाता है झारखंड का। ठीक है, क्योंकि जो दामोदर घाटी है उसके आसपास बहुत सारे खनिज मिलते हैं, इसी कारण से खनिज का भंडार कहा जाता है दामोदर घाटी के आसपास के क्षेत्र का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड राज्य का पूछेगा सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो लोधफॉल है जो कि लातेहार जिला में है। ठीक है, और यहाँ पर ऊंचा क्षेत्र पूछ रहा है तो यहाँ पर नेतरहाट है। अगर यहाँ पर लोधफॉल रहेगा तो लोधफॉल को ही मारिएगा। ठीक है, क्योंकि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात और ऊंचा जगह वही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ पर नेतरहाट दिया है, तो नेतरहाट आप लोग मार सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो सबको पता है, इतना इजी क्वेश्चन, हाथी है। ठीक है, भारत का कौन है आप लोग बताइएगा कमेंट करके, किसको किसको पता नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ था? जो पलामू जिला में स्थित है बेतला नेशनल पार्क, ठीक है, उसका स्थापना कब हुआ था? तो उसका स्थापना हुआ था 1986 में। कौन किए थे? मेदिनी राय ने। ठीक है, मेदिनी राय ने इसका स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग यानी कि रस्ट क्यों लगती है? तो लोहे पर जो जंग लगती है वो जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड के मिलने से। ठीक है, जो लोहा होता है, लोहा के साथ क्या करते हैं लोग यहाँ पर रिएक्शन करते हैं, जो फेरस है और फेरिक ऑक्साइड दोनों यहाँ पर आयरन के साथ क्या करते हैं, तो रिएक्शन करते हैं और लोहे पर जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज की थी, तो कौन किए थे इंसुलिन की खोज? तो बेंटिंग ने। जो इंसुलिन था, इंसुलिन का खोज बेंटिंग ने किया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेंटिंग ने किया था इंसुलिन का खोज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल जो हैं वो डायनामाइट के आविष्कारक हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नवपाषाण काल के लोग द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था। तो जो नवपाषाण काल, ठीक है, जो जिसको बोलते हैं नियोलिटिक फेज, उस काल में जो पाला गया था पशु, एनिमल पाला गया था, वो कौन सा था। तो कुत्ता था। कुत्ता को वहाँ पर पाला गया था नवपाषाण काल में पालतू जानवर के रूप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है 39 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोग का मुख्य धंधा क्या था। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो अवशेष है, जो चिन्ह है, ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उन लोगों का क्या ऑक्यूपेशन था। तो उन लोग क्या करते थे, कृषि करते थे, एग्रीकल्चर था उन लोगों का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि जो पोर्ट सिटी था, पोर्ट सिटी जहाँ पर से व्यापार होता था, वो कौन सा था। तो लोथल था, ठीक है। जो लोथल था वहाँ से उन लोगों का व्यापार होता था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और सिंधु घाटी सभ्यता का कब से माना जाता है। तो यहाँ पर 2500 बीसी से 1750 बीसी तक मानते हैं हम लोग। यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन था। उसके बाद जो यहाँ पर शुरू होता है 1500 से 600 बीसी तक, यहाँ पर वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है, ठीक है। और वहीं से आर्य लोग आने का प्रारंभ करते हैं वैदिक पीरियड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन लोग को किसकी जानकारी नहीं थी। तो जो हड़प्पा कालीन लोग थे उन लोग लोहा के बारे में नहीं जान रहे थे, ठीक है। लोहा क्या होता है उन लोगों के बारे में लोहा नहीं पता था, उन लोग लोहा से अनजान थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया गया था, ठीक है। तांबा जो धातु था सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया था मानव के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। तो आर्य लोग कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। कब आए थे, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जो आर्य लोग थे वो वैदिक पीरियड में भारत में आना प्रारंभ कर दिए थे, ठीक है। मध्य एशिया से आ रहे थे उन लोग। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 44 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है कि झारखंड में कितने जिले हैं। अब बताइए झारखंड का जिला कुछ को पता नहीं है। झारखंड का जिला पूछ रहा है, झारखंड का राज्य कितना है, झारखंड कौन सा राज्य में बना था। ये सब क्वेश्चन सभी को पता है, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए कि कितना इजी इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे कमेंट में कि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं होगा आप लोगों का, ऑब्जेक्टिव होगा 50 मार्क्स का और समय रहेगा 1.5 घंटा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। और कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे थे कि इसका मतलब हिंदी का भी होगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों को डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को 2 पेपर है, एक एईसी है, एईसी में आप लोगों को कोई को यहाँ पर हिंदी पढ़ना है, कोई इंग्लिश पढ़ना है, और दूसरा है भैक, भैक में अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है सभी को, ठीक है। तो एईसी का भी एग्जाम 50 मार्क्स का होगा, और जो भैक है भैक का एग्जाम भी 50 मार्क्स का होगा। लेकिन भैक का एग्जाम होगा कितना, 50 मार्क्स का इसका भी होगा और इसका भी 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। समय इसका भी 1.5 घंटा रहेगा और समय इसका भी 1.5 घंटा रहेगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा उसमें 50 ऑब्जेक्टिव आएगा और इसका एग्ज़ाम होगा OMR सीट में, ठीक है। जो भैक होगा, भैक का एग्ज़ाम OMR सीट में होगा, रंगने वाला एग्ज़ाम होगा। आप लोगों को जो 4 विकल्प दिए रहेंगे, 4 विकल्प में जो सही होगा, मान लीजिए इसमें यहाँ पर झारखंड का जिला पूछ रहा है, इसका मतलब सी सही है, तो सी यहाँ पर आप लोगों को रंगना है, सी लिखा रहेगा उसको रंगना है। जबकि एईसी में क्या होगा, आप लोगों को 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 15 मार्क्स का ऐसे यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहता है, लेकिन 3 बनाना रहता है आप लोगों को। तो 45 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 15 या 45, और 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर का। तो 45 और 5 50 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना जान जाइए कि एईसी का जो एग्ज़ाम होगा सब्जेक्टिव होगा, जबकि भैक का एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो दोनों का मैं डाउट यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा था। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम पैटर्न बताइए, ठीक है। तो जान लीजिए यही होगा आप लोगों का एग्ज़ाम, भैक का ऑब्जेक्टिव होगा, जबकि एईसी, तो एईसी में किसी को इंग्लिश पढ़ना है और किसी को हिंदी पढ़ना है, ठीक है। तो उन लोगों का एग्ज़ाम क्या होगा, एईसी का सब्जेक्टिव होगा, जबकि भैक का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 45 नंबर कि झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। तो झारखंड का जो जो नक्शा है, झारखंड का जो मैप है, झारखंड का जो आकृति है वो चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज आकृति का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं। तो जो ट्राइबल ग्रुप है झारखंड में वो 32 है। झारखंड में जो जनजातीय समूह है वो 32 टोटल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड किससे कटकर अलग बना है, यानी कि झारखंड जो है वो किससे अलग बना है। तो बिहार से अलग बना है। कब बना है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के स्थापना, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाते हैं। तो 15 नवंबर को मनाते हैं, और किसके जयंती पर मनाते हैं, तो बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाते हैं, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए क्या कर रहा है कि झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे, यानी कि जब झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, तो उस समय झारखंड में कितना जिला था, तो उस समय झारखंड में 18 जिला था। ठीक है, 18 जिला था जब झारखंड राज्य का निर्माण हो रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की, पाठशाला और टोल शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो पाठशाला और टोल शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख विशेषता क्या था, तो संस्कृति, व्याकरण और हिंदू दर्शन पर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, जो संस्कृत व्याकरण था और जो हिंदू दर्शन था, जो हिंदू फिलोसॉफी था, उस पर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया था पाठशाला और टोल शिक्षा प्रणाली में। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि टोल जो शिक्षा है वो कहाँ प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग सभी का कमेंट में कीजिएगा। ठीक है गाइज, और इसके बाद में मैं आप एक पार्ट 5 पे लेकर आने वाला हूँ वीडियो। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है गाइज, बस इतना ही आज की वीडियो में, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।